दोस्तों, आज की कहानी करीब 13 साल पुरानी है। इसे नेपाल के इतिहास की शायद सबसे खूनी कहानी भी कह सकते हैं। जब इस कहानी का खुलासा हुआ तो इसको लेकर पूरे नेपाल में जबरदस्त गुस्सा भी देखने को मिला था। नेपाल के स्कूल और कॉलेजों के छात्र और छात्राओं ने इस किस्से को लेकर पूरे देश में तरह तरह से अपना गुस्सा जाहिर किया था। हालात ऐसे बन गए थे कि जिन आरोपियों का नाम इस कत्ल से जुड़ा हुआ था, उनकी जान को खतरा हो गया था और पुलिस के लिए उनकी हिफाजत करना भी मुसीबत बन गई थी। असल में लोग आरोपियों को लेकर इस कदर गुस्से में थे कि वो हाथों हाथ इंसाफ करना चाहते थे। लोग बस इसी फिराक में थे कि किसी तरह आरोपी भीड़ के हत्थे चढ़ जाएं और भीड़ अपना इंसाफ खुद कर सके। ऐसे में नेपाल की सरकार और पुलिस दोनों पर इस खूनी किस्से का पूरा सच जल्द से जल्द सामने लाने का भारी दबाव था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस खूनी किस्से की शुरुआत साल 2009 में हुई। नेपाल में एक टीचर रहता था जिसका नाम था बीरेन प्रधान, पर वो अपने नाम के आगे श्रेष्ठा भी लगाता था। यानी उसकी दो पहचान थी, एक तो बीरेन प्रधान के नाम से और दूसरा बीरेन श्रेष्ठा के नाम से। बीरेन प्रधान मूल रूप से भारत के दार्जिलिंग शहर का रहने वाला था। वो करीब 20 साल पहले दार्जिलिंग से नेपाल चला गया और वहाँ एक कॉलेज में साइंस का टीचर बन गया। बीरेन प्रधान अच्छे खासे पैसे वाले परिवार से आता था, इसलिए नेपाल में नौकरी के दौरान बीरेन प्रधान ने कुछ ही दिनों में अपना एक घर भी बना लिया और अपने घर के कई हिस्सों को किराए पर उठा दिया। उसके घर के किराएदारों में से एक परिवार था श्रेष्ठा परिवार। उस परिवार में पति पत्नी के साथ उनकी एक बेटी भी थी जो स्कूल में पढ़ रही थी, जिसका नाम था ख्याति श्रेष्ठा। कुछ समय के बाद बीरेन प्रधान ने अपना वो घर बेच दिया जिसमें ख्याति और उसके माता पिता के साथ साथ दूसरे किराएदार भी रह रहे थे। बीरेन के मकान बेचने की वजह से सभी किराएदारों को वो घर छोड़ना पड़ा। ख्याति श्रेष्ठा का परिवार बीरत नगर में जाकर रहने लगा और बीरेन प्रधान काठमांडू चला गया। ख्याति पढ़ने लिखने में काफी तेज थी, इसलिए 10वीं के बोर्ड एग्जाम को पास करने के बाद ख्याति के आगे की पढ़ाई के लिए उसके माता पिता बीरत नगर से काठमांडू चले गए और वहां एक किराए के मकान में रहने लगे और ख्याति का एडमिशन जुबलिएंट कॉलेज रिसर्च सेंटर में करवा दिया। 5 जून 2009 को ख्याति के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें महिलाओं की पत्रिका की तरफ से उसे लकी ड्रॉ में इनाम मिलने की सूचना दी गई थी। मैसेज के मुताबिक इनाम के तौर पर उसे 20,000 नेपाली रुपए के अलावा नेपाल के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस पोखरा जाने का टिकट देने की बात कही गई थी। थोड़ी देर बाद उसके पास एक अनजान लड़की की कॉल आती है जिसमें वो ख्याति को बताती है कि अपने इनाम की रकम और पोखरा का टिकट लेने के लिए दोपहर 1 बजे तक बताए गए पते पर पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आज के दौर में ऐसा मैसेज किसी को आता है तो वो इसे इग्नोर कर देता है, क्योंकि आज हम सबको ये पता है कि ऐसे मैसेज सिर्फ और सिर्फ ठगी के लिए आते हैं। पर आज से 14-15 साल पहले इस ठगी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। उस समय किसी को ऐसा मैसेज आता तो वो इस पर आसानी से यकीन कर लेता। हालांकि ख्याति के लिए ये बात बेहद चौंकाने वाली थी, लेकिन महिलाओं की पत्रिका की तरफ से इनाम दिए जाने की बात थी, इसलिए उसे कोई शक नहीं हुआ। इसके बाद ख्याति अपने माता पिता को इस कॉल के बारे में बताती है। बेटी को 20,000 रुपए मिलने और पोखरा का रिटर्न टिकट मिलने की बात से माता पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर कॉल पे बताए हुए समय के अनुसार ख्याति अपने घर के नौकर राम के साथ काठमांडू के पुताली सड़क के पते पर पहुंच जाती है। नौकर राम उस पते पर ख्याति को पहुंचाकर घर वापस लौट आता है, क्योंकि ख्याति को कॉल पे बताया गया था कि इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। उस पते पर ख्याति की मुलाकात एक लड़की से होती है जो खुद को मैगजीन की सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बताती है और इनाम के लिए कुछ पेपर साइन करने की बात बोलकर वो ख्याति को पास के ही एक अपार्टमेंट में ले जाती है। जब ख्याति अपार्टमेंट में पहुंची तो वहाँ जो आदमी पहले से मौजूद था उसे देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बीरेन प्रधान ही था, जो कुछ वक्त पहले तक ख्याति का मकान मालिक हुआ करता था और ख्याति उसे अंकल बुलाती थी। बीरेन प्रधान भी ख्याति को देखकर चौंकने का नाटक करता है और फिर थोड़ी बातचीत के दौरान बीरेन प्रधान ख्याति को बताता है कि उसका भी लकी ड्रॉ में नाम आया है और वो भी यहाँ अपना इनाम लेने आया है।
इसी बातचीत के दौरान बीरेन प्रधान ख्याति को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। चूँकि ख्याति पहले से ही बीरेन को पहचानती थी, लिहाजा उसकी ऑफर की गई कोल्ड ड्रिंक को बेहिचक पी जाती है। कोल्ड ड्रिंक पीते ही ख्याति बेहोश हो जाती है, क्योंकि बीरेन प्रधान ने कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई थी। ख्याति के बेहोश होने के बाद उसका कोई अता पता नहीं चलता। उधर वक्त गुजरता जाता है, दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन ख्याति घर नहीं लौटती। तो उसके माता पिता परेशान होने लगते हैं। अपनी बेटी की तलाश में माता पिता दोनों नौकर राम के साथ उस पते पर पहुंचते हैं, पर उन्हें वहां अपनी बेटी की कोई खबर नहीं मिली। तभी शाम के वक्त ख्याति के पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़कर ख्याति के पिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि मैसेज में साफ साफ लिखा था कि उन लोगों ने ख्याति को किडनैप कर लिया है और उसकी सलामती के लिए फिरौती के तौर पर 10 लाख नेपाली रुपयों की मांग की जाती है। लेकिन ख्याति के पिता मैसेज का अगला हिस्सा पढ़कर बुरी तरह बेचैन हो जाते हैं। उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर इस बारे में किसी को खबर दी तो ख्याति जिंदा नहीं बचेगी। अपनी इकलौती बेटी के इस तरह किडनैप किए जाने की सूचना मिलने के बाद ख्याति के पिता बहुत घबरा जाते हैं। वो अपने पत्नी से बात करते हैं। दोनों पति पत्नी इस असमंजस में होते हैं कि अगर इस मैसेज के बारे में पुलिस को बताया तो कहीं किडनैपर्स उनकी बेटी को मार न डालें, क्योंकि किडनैपिंग के ऐसे मामलों में अक्सर यही देखने को मिलता है कि जैसे ही किडनैपर्स को पुलिस का खतरा महसूस होता है तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती है, जिसे अगवा किया गया हो। लिहाजा पति पत्नी ये तय करते हैं कि वो पुलिस को इस किडनैपिंग की सूचना नहीं देंगे और फिर 10 लाख रुपए का इंतजाम करने में जुट गए, क्योंकि मैसेज में लिखा हुआ था कि पैसों का इंतजाम होने के बाद वो लोग उन्हें आगे का रास्ता बताएंगे। अगली रोज सुबह ख्याति के पिता को एक और मैसेज मिलता है। उस मैसेज के मुताबिक ख्याति के माता पिता को पैसों के साथ बुटवाल पहुंचने का निर्देश दिया जाता है। इस मैसेज में एक बात खास तौर पर लिखी हुई थी कि फिरौती लेकर ख्याति के पिता नहीं आएंगे, बल्कि उसकी माँ आएगी। इसके बाद ख्याति की माँ अपने नौकर राम को साथ में लेकर बुटवाल पहुंच जाती है। फिर उन्हें वहाँ एक मैसेज आता है। इस बार उन्हें बुटवाल की जगह चितवन पहुँचने को कहा जाता है। बुटवाल से चितवन करीब 150 किलोमीटर के सफर को तय करने के बाद जैसे ही वो लोग चितवन पहुंचते हैं तो वहां फिर उन्हें एक मैसेज मिलता है, जिसमें कहा गया कि अब वो लोग सुनौली पहुंचे। काठमांडू से बुटवाल, बुटवाल से चितवन और फिर चितवन से सुनौली करीब 550 किलोमीटर का सफर तय करते करते ख्याति की माँ और उनके नौकर दोनों ही बुरी तरह से थक चुके थे। लेकिन बेटी को सही सलामत घर वापस ले जाने की चाह में वो दोनों थकान को अपने ऊपर हावी होने नहीं दे रहे थे। सुनौली पहुंचने के बाद ख्याति की माँ को एक बार फिर किडनैपर्स मैसेज के जरिए उन्हें एक नई जगह का पता भेजते हैं। इस बार उन्हें दार्जिलिंग पहुंचने को कहा जाता है। सुनौली से दार्जिलिंग का सफर करीब 15 से 16 घंटों का है। मतलब अब तक इन्होंने जो सफर तय किया था, अब उतना सफर और करना था। ऊपर से दार्जिलिंग भारत में पड़ता है, तो उन्हें भारत और नेपाल का बॉर्डर भी पार करना था, वो भी 10 लाख रुपयों के साथ। बेटी को जल्द से जल्द उन किडनैपरों के चुंगल से छुड़ाने के लिए बिना कुछ खाए पिए, बिना कोई आराम किए ख्याति की माँ एक जगह से दूसरी जगह भागी भागी फिर रही थी। जब ये लोग बॉर्डर पार करके दार्जिलिंग पहुंचते हैं तो उन्हें फिर एक मैसेज मिलता है, जिसके मुताबिक उन्हें काकरभिट्टा पहुंचने को कहा जाता है। अब इन्हें वापस से भारत और नेपाल का बॉर्डर पार करना था, क्योंकि दोस्तों काकरभिट्टा नेपाल में पड़ता है और इन्हें फिर से 3 घंटे का सफर करना था। एक तो बेटी का गम, ऊपर से किडनैपर्स का ये गंदा खेल, पर अब ख्याति की माँ कर ही क्या सकती थी। उन्हें बस अपनी बेटी को सही सलामत घर वापस ले जाना था, इसलिए वो किडनैपर्स की एक के बाद एक हर बात मानती चली गईं। जब वो काकरभिट्टा पहुंचते हैं तो उन्हें किडनैपर्स की तरफ से एक होटल का पता दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि हमारा एक आदमी आकर आपसे उस होटल में मिलेगा। जब ख्याति की माँ दिए गए होटल के पते पर पहुंचती है तो वहां उनकी नजर बीरेन प्रधान पर पड़ती है। अभी वो बीरेन प्रधान के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उनके मोबाइल पर किडनैपर्स का मैसेज आता है, जिसमें बताया जाता है कि पैसों के साथ नौकर राम को होटल के एक खास कमरे में भेजो। उस मैसेज में साफ साफ लिखा था कि माँ को आने की जरूरत नहीं है। ख्याति की माँ अपनी बेटी को जल्द से जल्द उन दरिंदों से छुड़वाना चाहती थी,
इसलिए बिना कुछ सोचे समझे पैसों का बैग नौकर राम को दे देती है। राम पैसे लेकर होटल के उस कमरे में पहुंचता है जहां उसे आने को कहा गया था। वहां राम को एक आदमी मिलता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि बीरेन प्रधान ही था। बीरेन प्रधान ने अपने चेहरे को गमछे से छुपा रखा था, इसलिए राम उसे पहचान नहीं पाता और उसे पैसे देकर वापस लौट आता है। इसके बाद ख्याति की माँ को किडनैपर्स की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अब आप लोग घर वापस जाओ, हम लोग ख्याति को रात में आपके घर के बाहर छोड़ देंगे। ख्याति की माँ को किडनैपर्स की बात पर पूरा भरोसा हो जाता है। उन्हें लगता है कि पैसे दे दिए हैं तो उनकी बेटी भी सही सलामत लौट आएगी। यही सोचते सोचते ख्याति की माँ और उनका नौकर राम वापस काठमांडू लौट जाते हैं। अब ख्याति के माता पिता के पास सिवाय इंतजार के कुछ भी नहीं बचा था। इंतजार करते करते उनका पूरा दिन निकल जाता है। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, लेकिन बेटी वापस नहीं आती और न ही कोई कॉल या मैसेज आता है। चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस नंबर से अभी तक मैसेज आ रहे थे, पैसे मिलने के बाद उस नंबर से मैसेज भी आना बंद हो गए थे। अब ख्याति के माता पिता को बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे और उन दोनों को इस बात का भी डर सता रहा था कि अगर गलती से भी पुलिस को बता दिया तो कहीं उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। पर जब इंतजार लंबा हो गया और रात से सुबह हो गई तो उनके बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो गई। फिर मजबूरन माता पिता दोनों पुलिस के पास पहुंच गए और अपनी बेटी के अगवा किए जाने की रिपोर्ट लिखवाई और साथ ही पुलिस ऑफिसर को पूरा किस्सा सुनाया। पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है और ऐसी बातों को याद करने को कहती है जो उन्हें फिरौती देने के दौरान सबसे अलग और अजीब लगी हो। तब ख्याति की माँ को बीरेन प्रधान की याद आई। वो पुलिस ऑफिसर को बताती है कि जब वो लोग काकर भिट्टा के उस होटल में पहुंचे थे तो उन्होंने उस होटल में बीरेन प्रधान को देखा था और ये भी कहती है कि बीरेन प्रधान को वहां देखकर वो भी चौंक गई थी। इसके बाद पुलिस शक के आधार पर बीरेन प्रधान के बारे में पता लगाना शुरू करती है। पुलिस को पता चलता है कि वो घर पर है ही नहीं। फिर पुलिस बीरेन प्रधान की सारी कुंडली खंगालना शुरू करती है। दिन गुजरते जा रहे थे। ख्याति के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और पुलिस की दौड़ भाग भी खाली दिखाई दे रही थी। इसी बीच पुलिस को अलग अलग इलाकों से इंसानी जिस्म के टुकड़े मिलने की खबरें मिली। हैरानी की बात ये थी कि ये इंसानी लाश के टुकड़े काठमांडू शहर से दूर जंगलों और वीरान इलाकों में ही मिल रहे थे। कहीं हाथ के 2 टुकड़े मिलते तो कहीं पैर के 3 टुकड़े मिलते। पुलिस इन टुकड़ों को समेटती जा रही थी। ख्याति को लापता हुए 15 दिन गुजर गए थे। इसी बीच पुलिस को कुछ राहगीरों ने एक इंसानी सिर के मिलने की सूचना दी जो पूरी तरह से खराब हो चुका था। उससे इंसान की पहचान करना मुमकिन नहीं था। पुलिस उस सिर को भी दूसरे इंसानी लाश के टुकड़ों की तरह उठाकर रख लेती है। पुलिस को अब तक ये पता नहीं था कि जिन इंसानी लाश के टुकड़ों को वो उठा उठा के जमा किए जा रही है वो असल में ख्याति श्रेष्ठा का ही है। इसी बीच पुलिस को अपने एक मुखबिर से बीरेन प्रधान का पता चल जाता है और पुलिस दबिश डालकर उसको पकड़ लेती है। पुलिस की पकड़ में आने के बाद बीरेन प्रधान को पुलिस के सवालों का सामना करना पड़ता है। बीरेन पुलिस के ज्यादातर सवालों के जवाब तो दे देता है, लेकिन वो उन सवालों के जवाब नहीं दे पाता कि आखिर वो उस होटल में क्यों गया और वहाँ क्या कर रहा था। फिर इस मामले की तफ्तीश नेपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाती है। इसके बाद क्राइम ब्रांच वाले बीरेन प्रधान से सख्ती से पूछताछ करते हैं। क्राइम ब्रांच की सख्ती से बीरेन प्रधान की चुप्पी टूट जाती है और फिर वो कहानी सामने आती है जिसने पूरे नेपाल को ही दहलाकर रख दिया। असल में बीरेन प्रधान पैसे वाले परिवार से था। नेपाल के एक अच्छे और बड़े स्कूल में साइंस का टीचर भी था। उसने एक बड़ा मकान भी बनवाया और उसमें किराएदार भी रखे, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। इसी बीच बीरेन प्रधान को जुए की लत लग गई। वो काठमांडू के कसीनो में खूब जुआ खेलता और हार जाता। वो इतनी रकम हार गया कि उस पर अच्छा खासा कर्जा हो गया। उस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए ही बीरेन ने अपना वो घर बेच दिया और किराए के मकान में रहने लगा, मगर उसका कर्ज फिर भी नहीं उतरा। तब उसने कुछ ऐसा करने का इरादा किया जिससे वो इतनी रकम जुटा सके कि उसका सारा कर्ज भी उतर जाए और उसे जुए के लिए कुछ पैसे भी मिल जाएं। 5 जून 2009 जिस दिन की ये घटना है, उससे कुछ दिन पहले ही बीरेन को ये पता चलता है कि ख्याति के माता पिता ख्याति को लेकर काठमांडू आ गए हैं और वहाँ किराए के मकान में रह रहे हैं। बीरेन प्रधान की ख्याति के पिता से अच्छी दोस्ती थी, लिहाजा बीरेन उनसे मिलने के लिए ख्याति के घर पहुंच गया।
यहाँ पहुँचने के बाद बीरेन को पता चलता है कि ख्याति के माता पिता ने अपनी बेटी को लेकर बड़े बड़े सपने पाल रखे हैं। ख्याति पढ़ने लिखने में तेज थी, लिहाजा उसके माता पिता ने अपनी बच्ची को विदेश में पढ़ाने का मन बना लिया था और इसके लिए उन लोगों ने अपनी कुछ जायदाद भी बेच दी थी। बीरेन प्रधान को जब ये पता चल जाता है कि ख्याति के माता पिता के पास अच्छी खासी रकम मौजूद है तो उसके दिमाग में एक साजिश पनपने लगती है और तब उसने उन पैसों के लिए ख्याति को किडनैप करने का प्लान बनाया। बीरेन के इस प्लान में एक और स्टूडेंट भी शामिल थी, उसका नाम था मैरिना शाक्या। इत्तेफाक से वो लड़की भी 18-19 साल की ही थी और उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां बीरेन पढ़ाता था। बीरेन ने उस लड़की को पैसों का लालच देकर अपनी साजिश में शामिल किया था और फिर ख्याति को फोन करने के लिए बीरेन ने उस लड़की का इस्तेमाल किया। मैरिना ने ही 5 जून 2009 को ख्याति को फोन करके उसे इनाम जीतने की खबर दी थी और उसे फोन करके अपने पास बुलाया था और ख्याति के वहां पहुंचने के बाद उसे लेकर बीरेन के पास तक गई थी। इस प्लान में मैरिना की कहानी यहीं तक थी। मैरिना के वहां से जाने के बाद बीरेन ने बेहोश ख्याति की गला घोटकर हत्या की और फिर बीरेन ने ख्याति के शरीर के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को काठमांडू के करीब 17 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग हिस्सों में जंगलों और नदियों में ले जाकर फेंक दिया। बीरेन का इरादा यही था कि लाश के टुकड़ों को बीनते बीनते पुलिस परेशान हो जाएगी और अगर वो इन टुकड़ों को आपस में जोड़ेगी तो भी लाश की पहचान नहीं हो सकेगी और पुलिस उलझकर रह जाएगी और उसका जुर्म कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। इस मामले का सबसे हैरत अंगेज पहलू यही है कि ख्याति के बेहोश होने के महज 1 घंटे के भीतर ही बीरेन ने उसका कत्ल कर दिया था और हत्या के करीब 4 से 5 घंटों के अंदर ही उसने ख्याति की लाश को टुकड़ों में तब्दील कर दिया था और उसके बाद उसने फिरौती का पहला मैसेज किया था, यानी ख्याति को मारने के बाद उसकी सही सलामत वापसी के लिए 10 लाख रुपए उसने मांगे थे। इस कत्ल के खुलासे के बाद नेपाल के छात्र और छात्राओं में जबरदस्त गुस्सा भर जाता है। वो बीरेन प्रधान और मैरिना शाक्या को अपने हाथों से मारकर ख्याति को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे थे। कई बार कोर्ट ले जाने के रास्ते में दोनों पर लोगों ने हमले भी किए, जिसकी वजह से पुलिस को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये मर्डर केस नेपाल के इतिहास में शायद इकलौता ऐसा मर्डर केस बन गया था जिसने लोगों को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था। लोगों का गुस्सा देखते हुए अदालत ने भी इस मामले में बहुत तेजी दिखाई और 1 साल के भीतर ही फैसला भी सुना दिया। ख्याति को अगवा करने और उसका कत्ल करने के इल्जाम में अदालत ने बीरेन प्रधान को 39 साल की सजा सुनाई, जबकि इस कत्ल के मामले में अदालत ने मैरिना शाक्या को 20 साल की सजा सुनाई। हालांकि मैरिना शाक्या ने अदालत के सामने कहा कि उसे बीरेन ने धमकी दे रखी थी, साथ ही उसे कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अदालत ने उसकी इस दलील को नहीं माना। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने भाई बहन के बेदाग रिश्ते को भी दागदार बना दिया। जहां एक तरफ भाई अपनी बहन की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था तो वहीं बहन उसकी मौत की साजिश बुनने में व्यस्त थी। उसने अपने भाई को मारने के लिए कोई ऐसा वैसा प्लान नहीं बनाया, बल्कि एक पूरी फिल्म की कहानी के तर्ज पर अपने भाई के कत्ल की प्लानिंग की। दोस्तों, अब वो फिल्मी कहानी क्या थी और आखिर क्यों एक लड़की अपने ही सगे भाई के खून की प्यासी बन बैठी, ये सब हम आपको आगे की कहानी में डिटेल में बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की है। यहाँ 5 दिसंबर को गंगरार कस्बे के हनुमान मंदिर के पीछे वाले कुएं में एक लड़के की लाश मिलती है। उस लाश का सिर नहीं था, सिर्फ धड़ मिला था। ऐसे में उस लाश की पहचान कर पाना मुश्किल था। कुएं में लाश मिलने की खबर से आसपास के लोग उस कुएं के पास इकट्ठा होने लगते हैं। मरे हुए शख्स के हाथ पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन कोई पढ़ नहीं पा रहा था। जब ये लाश मिली तब अंधेरा हो चुका था। पुलिस ने टॉर्च जलाकर उसे पढ़ने की कोशिश की। पुलिस को लगा कि हाथ पर कमलेश रायका लिखा हुआ है, लेकिन वहां मौजूद एक शख्स ने पुलिस की बात काट दी। उसने कहा कि कमलेश नहीं बल्कि महेंद्र रायका लिखा हुआ है। पुलिस को ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उस टैटू पे जो नाम लिखा हुआ था उसे पढ़ना बेहद मुश्किल था। असल में दोस्तों, एक तो शाम का समय हो चुका था, जिस वजह से वहाँ पे रोशनी बहुत कम थी और ऊपर से लाश भी थोड़ी सड़ चुकी थी। तो जिस हाथ पे टैटू था वहाँ की स्किन सड़ने की वजह से उस टैटू पर क्या लिखा हुआ था उसे पढ़ना बहुत मुश्किल था।
लेकिन वो शख्स काफी कॉन्फिडेंट था उस नाम को लेकर। पर पुलिस किसी भी नाम को लेकर श्योर नहीं थी, जिसके बाद पुलिस ने उस लाश को लावारिस लाश की सूची में डाल दिया और फिर अपने सभी पुलिस थानों से लावारिस व्यक्तियों की FIR रिपोर्ट मंगाई। FIR रिपोर्ट चेक करने के दौरान एक पुलिस ऑफिसर की निगाह एक नाम पे जा टिकी। वो नाम था महेंद्र रायका। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले ही महेंद्र रायका के घर वालों ने उसके लापता होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। अब ये नाम पढ़कर पुलिस ऑफिसर को उस लड़के की याद आई जिसने लाश पे बने टैटू पर ये नाम पढ़ा था। पर यहाँ अभी पुलिस ऑफिसर के सामने एक और मुसीबत थी और वो ये थी कि लाश का सिर अभी तक नहीं मिला था। अगले दिन पुलिस फिर से उस कुएं के पास सर्च ऑपरेशन शुरू करती है और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान उस कुएं से पुलिस वालों को उस लाश का सिर भी मिल जाता है। अब इस सिर को देखकर ये तो पक्का हो चुका था कि मरने वाले का नाम सच में महेंद्र रायका ही है। इसके बाद पुलिस वाले महेंद्र रायका के घर वालों को इसकी सूचना देते हैं और फिर घर वालों से पूछताछ करते हैं कि क्या उन्हें किसी पे शक है जो महेंद्र रायका को मारना चाहता हो। परिवार वालों ने बताया कि उसका किसी से कोई विवाद नहीं था, वो तो अपनी बहन तनु की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था और आखिरी बार 21 नवंबर को उसने अपनी बहन तनु से बात भी की थी और तनु बता रही थी कि महेंद्र रतलाम गया हुआ है किसी काम से और उस दिन के बाद से फिर कभी उससे बात नहीं हुई। इसके बाद पुलिस महेंद्र की बहन तनु से भी पूछताछ करती है तो वो भी पुलिस को यही बात बताती है जो उसके घर वालों ने पुलिस वालों को बताया था। इसी बीच पुलिस वालों को महेंद्र रायका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है जिसमें ये बताया जाता है कि लाश कम से कम 20 से 25 दिन पुरानी है और उसका गला दबाकर उसे मारा गया है। फिर उसको मारने के बाद उसका सिर काटा गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात तो तय हो चुकी थी कि महेंद्र रायका को 16 नवंबर को ही मारा गया होगा, क्योंकि उसके पहले तो वो अपने घर में ही था और घर वालों के हिसाब से वो 16 नवंबर से गायब है। और बहन की माने तो 21 नवंबर को उसने अपने भाई से बात की थी और उस समय उसका भाई रतलाम में था। पुलिस वालों ने इसके बाद महेंद्र रायका के फोन की कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल डिटेल से महेंद्र रायका की बहन तनु की बात मैच कर रही थी, क्योंकि कॉल डिटेल के मुताबिक 21 नवंबर को महेंद्र रायका का लोकेशन रतलाम दिखा रहा था और उस दिन महेंद्र रायका के फोन से तनु के फोन पर एक कॉल भी की गई थी। अब पुलिस इस पहेली में फंस चुकी थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही माने या फिर कॉल डिटेल को, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही माना जाए तो उसकी मौत 16 से 18 नवंबर के बीच हुई थी और परिवार वालों के मुताबिक 16 नवंबर से न ही वो घर आया और न ही किसी से मिला। और वहीं दूसरी तरफ कॉल डिटेल की रिपोर्ट में ये शो हो रहा था कि 21 नवंबर को महेंद्र रायका ने अपनी बहन तनु से फोन पे बात की है और ये बात तनु की बात से मैच कर रही थी। तो प्रॉब्लम ये थी कि अगर महेंद्र रायका 16 नवंबर को ही मर चुका था तो फिर 21 नवंबर को उसने अपनी बहन तनु से बात कैसे की, और तो और उसका फोन रतलाम कैसे पहुंचा। अब इन्हीं सब सवालों के जवाब की तलाश में पुलिस एक बार फिर से महेंद्र रायका के परिवार वालों और उनके पड़ोसियों से पूछताछ करती है। इसी पूछताछ में पुलिस वालों को पता चलता है कि महेंद्र रायका की बहन तनु का महेंद्र रायका के बचपन के दोस्त महावीर से लव अफेयर चल रहा था और जब ये बात महेंद्र रायका को पता चली तो उसने महावीर का अपने घर में आना जाना बंद कर दिया था और महावीर से अपनी बहन को दूर रखने के लिए उसने अपनी बहन की शादी दूसरी जगह पर तय कर दी थी। ये सब कुछ जानने के बाद पुलिस का शक तनु के बॉयफ्रेंड महावीर पे होने लगता है और फिर इसके बाद पुलिस महावीर को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है। जब महावीर पुलिस स्टेशन आता है तब पुलिस ऑफिसर महावीर को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि ये वही लड़का होता है जिसने रात के अंधेरे में भी लाश के हाथ पर लिखे उस नाम को पढ़ लिया था, जिसे कोई पुलिस वाला आसानी से नहीं पढ़ पा रहा था। अब महावीर को देखने के बाद पुलिस का शक उस पर और ज्यादा बढ़ जाता है और फिर जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो महावीर टूट जाता है और सारी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देता है। महावीर पुलिस को बताता है कि वो और महेंद्र रायका दोनों बचपन से ही दोस्त थे और इसी वजह से वो हमेशा महेंद्र रायका के घर उससे मिलने आता रहता था। घर में महेंद्र रायका के अलावा उसकी 2 बहनें भी थी, जिसमें से बड़ी बहन तनु थी
तनु से महावीर अक्सर हंसी मजाक किया करता था और यही हंसी मजाक धीरे धीरे प्यार में बदल गया। तनु और महावीर नहीं चाहते थे कि इसका पता महेंद्र रायका को चले, इसलिए महावीर ने महेंद्र रायका की छोटी बहन से राखी बंधवाई और उसे अपनी मुंह बोली बहन मानने लगा। लेकिन धीरे धीरे इनके प्यार की खबर पूरे गांव में फैल गई और कुछ महीने पहले ही तनु के भाई महेंद्र को भी इनके प्यार के बारे में पता चल गया, जिसके बाद महेंद्र अब जल्द से जल्द अपनी बहन तनु की शादी कर देना चाहता था। उसकी सगाई जल्द से जल्द करने के लिए उसके भाई ने एक लड़के से उसका रिश्ता भी तय कर दिया था। तनु इस शादी से बार बार मना कर रही थी, लेकिन उसका भाई महेंद्र जिद पर अड़ा हुआ था। तनु को अब लगने लगा था कि जब तक उसका भाई जिंदा है तब तक उसकी और महावीर की शादी नहीं हो सकती। इसलिए तनु ने मन ही मन ये प्लान बना लिया कि कैसे भी करके अपने भाई को अपने प्यार के रास्ते से हटाना है। इसी सिलसिले में एक दिन तनु बातों ही बातों में महावीर से कहती है कि मेरे भाई को जान से मार दो, नहीं तो हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। पहले तो तनु की ये बातें सुनकर महावीर डर जाता है और उसके भाई का कत्ल करने से मना कर देता है, जिससे तनु महावीर से नाराज हो जाती है और फिर तनु को मनाने के लिए महावीर उसके भाई का कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर तनु और महावीर मिलकर महेंद्र रायका को मारने की साजिश रचते हैं। इस साजिश के तहत 16 नवंबर को तनु और उसकी बहन को अपने एक रिलेटिव के घर से अपने घर आना था। तनु ने अपने भाई से कहा था कि वो उन्हें लेने आ जाए। इसके बाद उसने इस जगह के बारे में अपने प्रेमी महावीर को भी बता दिया। फिर उसी रास्ते में एक कॉमन दोस्त के जरिए महावीर ने महेंद्र रायका से मुलाकात की और फिर उसे गांजा पिलाने के बहाने से अपने साथ ले गया। महावीर ने गांजे में पहले से कुछ नशीली दवाएं मिलाई थी, जिसे पीने के बाद महेंद्र बेहोश हो गया। इसके बाद महावीर ने अपने ही बचपन के दोस्त की गला दबाकर हत्या कर दी। मर्डर के बाद लाश कहाँ फेंके और ऐसा क्या करें कि पुलिस को कोई सुराग ना मिले, उसके लिए महावीर ने पहले से ही दृश्यम मूवी देख रखी थी। क्योंकि उसे पता था कि फिल्म में हीरो के परिवार के खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला था, इसलिए उसने फिल्म के तरीके से महेंद्र की लाश के 2 टुकड़े कर गांव से दूर एक कुएं में फेंक दिया। लाश फेंकने के बाद 5 दिनों तक महावीर अपने घर पर नॉर्मल तरीके से रह रहा था। इसके बाद 21 नवंबर को महेंद्र का मोबाइल फोन लेकर महावीर चित्तौड़ से रतलाम पहुंचा, यानी करीब 200 किलोमीटर दूर पहुंचा और फिर महेंद्र के फोन से ही तनु को फोन किया ताकि पुलिस अगर महेंद्र के फोन की आखिरी लोकेशन की जांच करे तो वो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर रतलाम में मिले। इस दौरान महावीर ने अपना फोन घर पर ही छोड़ रखा था। उसे ये लगा था कि ऐसे पुलिस महेंद्र की तलाश में भटकती रहेगी और रतलाम से पुलिस को कोई सुराग भी नहीं मिलेगा। लेकिन महेंद्र का कातिल महावीर आखिरकार पकड़ा ही गया। महावीर के कबूलनामे के बाद पुलिस की ये पहेली भी सुलझ गई कि आखिर जिस शख्स की 16 नवंबर को ही हत्या हो गई हो, उसने 21 नवंबर यानी 5 दिनों बाद कैसे 200 किलोमीटर तक का सफर तय किया और मरने के बाद भी उसने कैसे तनु को कॉल किया। इसके बाद पुलिस ने महावीर और उसकी प्रेमिका तनु के साथ साथ महावीर के एक दोस्त को भी गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया। अब कोर्ट से उन्हें क्या सजा मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी तो इस केस की सुनवाई शुरू होगी। खैर, इस केस को लेकर आप सभी के क्या ओपिनियन है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका हर एक लाइक इस वीडियो पे की गई हमारी मेहनत को सफल बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।